बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेडिकेट लॉजिक। और इन केस अगर आपने मेरी प्रोपोजिशन लॉजिक की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरी प्रोपोजिशन लॉजिक की वीडियोस को देख लें और फिर उसके बाद आप इस लेक्चर की तरफ मूव करें ताकि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेडिकेट्स लॉजिक। इसको ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट इन द मैथमेटिक्स एंड इन नेचुरल साइंसेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने आपको याद होगा कि हमने प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर इस किस्म के सेंटेंसेस को डिफ़ाइन किया था जो बेसिकली डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे। और वो जो डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट थी वो आइदर ट्रू होती थी या फॉल्स होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसमें मैं कह रहा था कि 2+2 = 4 और ये 2+2 = 4 या सन राइज इन द वेस्ट, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। और ये जो डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। और प्रोपोजिशन बेसिकली आपकी आइदर ट्रू होती है या फॉल्स होती है। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जिनको प्रोपोजिशनल लॉजिक से मैथमेटिक्स में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल है जिसमें कहा जा रहा है कि एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। दोबारा पढ़ता हूँ, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। यूनिवर्सिटी के नेटवर्क से जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस सेंटेंस को या इस एग्जाम्पल को जो है वो आपने जो प्रोपोजिशन लॉजिक पढ़ी थी उसके थ्रू मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें तो आप इस सेंटेंस को या इस प्रोपोजिशन को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको डायरेक्टली मैथ में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका एक रीज़न तो ये है यहाँ पर कि आपने वहाँ पर जैसे बात की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका एक सब्जेक्ट होता था वो सब्जेक्ट एक सिंगल होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन राइज इन द वेस्ट, द सन राइज इन द वेस्ट के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है एक वो है सन, और राइज इन द वेस्ट बेसिकली। यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ी जनरलाइज बात की जा रही है। कैसे जनरलाइज बात की जा रही है कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर की बात नहीं की जाती बल्कि यहाँ पर बात की जा रही है एवरी कंप्यूटर। ठीक है जी, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो आपका डोमेन है वो डोमेन बेसिकली ज़्यादा बड़ा डोमेन बन गया है आपका। तो हम अब इस तरह के सेंटेंसेस को जो है वो मैथ में चेंज करने वाले हैं। तो ज़रा पढ़ते हैं कि नो रूल्स ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिक अलाउ अस टू कंक्लूड द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। अभी तक हमने जो प्रोपोजिशन लॉजिक पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, अपनी मैथ को थोड़ा सा इन्हेंस करना होगा ताकि इस किस्म की नेचुरल लैंग्वेज को भी अपनी मैथ में चेंज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैथ 3 इज़ अ फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो मैथ 3 बेसिकली एक पर्टिकुलर कंप्यूटर होगा उस नेटवर्क का जिसके मुतालिक ये बात की जा रही है कि वो फंक्शनिंग प्रॉपरली कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि वेयर मैथ 3 इज़ वन ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क, लाइकवाइज वी कैन नॉट रूल ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक टू कंक्लूड फ्रॉम दी स्टेटमेंट। हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक में जो है वो बेसिकली हम जो है वो उसके रूल से हम इस स्टेटमेंट को कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि ये बेसिकली ट्रू है या फॉल्स है। और क्यों कंक्लूड नहीं कर पा रहे उसका रीज़न अगर आप देखें तो मैंने जितनी भी प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट आपको पढ़ाई थी वो स्टेटमेंट एक बहुत बड़े डोमेन को कवर नहीं कर रही थी बेसिकली। ठीक है जी, वो किसी पर्टिकुलर पर्सनस की बात हो रही थी, वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी। बट यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एवरी कंप्यूटर यानी तमाम के तमाम यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर की बात हो रही है। ये कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर की बात हो रही है जो इस नेटवर्क से कनेक्ट है। अब इसके मुताबिक कैसे पता करें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसके लिए हमें अपनी मैथ को इन्हांस करना होगा जिसके लिए हम प्रेडिकेट लॉजिक का टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर। Where math 1 is one of the computer connected to the university network, likewise we cannot rule the proposition logic to conclude from the statement। ठीक है जी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको आप अपने जहन में रखिएगा। In this section we will introduce a more powerful type of a logic is called predicate logic। अब हम जो है वो इसमें और लॉजिक जो हमने लास्ट सेशन में प्रोपोजिशन लॉजिक पढ़ी थी इसकी ज़्यादा पावरफुल टाइप जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। इसका फ़ायदा ये है कि हम ज़्यादा नेचुरल लैंग्वेज को जो है वो चेंज कर सकेंगे अपनी मैथ के अंदर। We will express how the predicate logic can be used to express the meaning of the wide range of a statement।
ठीक है जी। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, वाइड रेंज। अगर आपको याद हो प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर जो था वो एक सिंगल स्टेटमेंट की बात हो रही थी, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट होता था उसके अंदर, जबकि जो प्रेडिकेट लॉजिक है यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ स्टेटमेंट की बात हो रही है। इन द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द वे दैट परमिट अस टू द रीज़न एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से आपको बताएंगे जो आपको इस चीज़ के लिए अलाउ करेगी टू रीज़न एंड एक्सप्लेन एंड एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, जो आपको बताएगी कि ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप किस किस्म का है। तो ज़रा मैं आपको शॉर्टकट फिर से बताऊं कि आपने जो भी अभी तक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं उनको तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो ट्रू है फॉल्स है, लेकिन इन केस अगर आप उसके डोमेन को इंक्रीज़ कर दें, डोमेन को और वाइड कर दें तमाम के तमाम, तो आपके पास प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको एक्सप्लेन कर सके जो प्रोपोजिशन हमने डिफाइन की है वो प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हम एक एडवांस टेक्निक पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक, जो और बहुत ज़्यादा नेचुरल सेंटेंसेस को जो है वो मैथ में चेंज कर सकती है, जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि आपका सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। चलिए हम ज़रा इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रेडिकेट इज़ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है जी, प्रेडिकेट एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। एंड बिकम स्टेटमेंट व्हेन द स्पेसिफिक वैल्यू आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल्स। और वो जो एक सेंटेंस है वो सेंटेंस एक स्टेटमेंट में उस वक्त चेंज हो जाता है जब आप उसमें वेरिएबल में कोई स्पेसिफिक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये बात मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। द डोमेन ऑफ अ प्रेडिकेट वेरिएबल इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ दैट मे बी सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ दैट वेरिएबल। और इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब ये है कि प्रेडिकेट के अंदर जो भी वेरिएबल एग्जिस्ट करता है वो पॉसिबल वैल्यूज़, वो तमाम वैल्यूज़ जो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, उसको हम उसका डोमेन कहते हैं। तो अब हम ज़रा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं करेंगे पॉइंट हमारा क्लियर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी अपनी प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और अगर आपको याद हो तो x ग्रेटर देन 3 या x इज इक्वल टू y प्लस 3 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इस तरह के स्टेटमेंट को हमने ओपन स्टेटमेंट कहा था। यानी प्रोपोजिशन लॉजिक इन स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स उस वक्त तक डिफाइन नहीं कर सकती जब तक ये स्टेटमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर x की यानी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन ना कर दी जाए। ठीक है जी। अब देखें हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर। अब मैं आपसे कहता हूँ द ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ दीज स्टेटमेंट हैज़ नो मीनिंग्स विदाउट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो एक्स वाई एंड जी की जब तक हम इसके अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये जो ओपन स्टेटमेंट है हमारे पास ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी। तो आपको याद होगा कि इस तरह की स्टेटमेंट को तो हमने कहा था अपनी प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर कि ये जो है प्रोपोजिशन ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोपोजिशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ओपन एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। लेकिन आप प्रेडिकेट के अंदर देखें तो हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अब कैसे डिस्कस करें ज़रा आपको डिटेल से बताते हैं। अब ज़रा इसको पढ़िएगा। ये है अ प्रेडिकेट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज़ अफर्मेटेड और डिनाइड अबाउट द सब्जेक्ट। इन लॉजिक वी से द वेरिएबल और आर्गुमेंट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो प्रेडिकेट इज़ अ प्रॉपर्टी, प्रेडिकेट बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो किस पर अप्लाई हो रही होती है, जो अप्लाई हो रही होती है किसी सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है जी। प्रेडिकेट एक प्रॉपर्टी है जो किस पर अप्लाई होती है, सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है, जो जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये अफर्मेटेड होगी या डिनाई करेगी इस रिजल्ट को। ठीक है जी। तो प्रेडिकेट क्या है, बेसिकली प्रेडिकेट एक प्रॉपर्टी है जो किसकी प्रॉपर्टी होती है, जो किसी सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, और उसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है या फॉल्स है, या इसका आंसर जो है वो अफर्मेटेड है या डिनाइड है। अब अगेन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इन तमाम चीज़ों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास जो है वो एक प्रोपोजिशन हमने इस तरह लिखी है और इसमें हमने कहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पर x जो है वो एज अ सब्जेक्ट काउंट होता है। इज़ ग्रेटर देन 3 का जो एक फ्रेज़ है आपके पास, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है जी। अच्छा जी। तो इसको हम प्रेडिकेट लॉजिक में किस तरीके से लिख सकते हैं, टू राइट इन दी प्रेडिकेट लॉजिक। अब ये जो मैंने एग्जांपल है इस एग्जांपल को प्रेडिकेट लॉजिक में किस तरह लिख सकते हैं, वी इंट्रोड्यूस अ फंक्शनल सिंबल फॉर द प्रेडिकेट। जिस तरह कैलकुलस के अंदर हम एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से प्रेडिकेट भी एक फंक्शनल जो होता है उसको एज अ फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड पुट द सब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट, और इसमें क्या करते हैं हम सब्जेक्ट को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट टू दी फंक्शनल सिंबल। अब ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट जो है हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं।
अब यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपके पास इस सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ होता है आपके पास एक फ्रेज़ है वो बेसिकली एक प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है जी। और हम क्या करते हैं इसको फंक्शनल सिंबल से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड पुट द सब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट टू दी फंक्शनल सिंबल। तो और फंक्शनल सिंबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट जो होता है वो बेसिकली आर्गुमेंट जो होता है वो बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होता है। अब आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंट जब हम क्या करते हैं फिर से पढ़ते हैं, सिंबल फॉर दी प्रेडिकेट एंड पुट सब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। तो जब हम सब्जेक्ट को इसके अंदर पुट करते हैं तो बेसिकली ये क्या होती है, ये पूरी की पूरी प्रेडिकेट जो है वो बेसिकली एक आर्गुमेंट में चेंज हो जाती है, ठीक है नहीं। अब ज़रा हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। मिसाल के तौर पर हम इसके लिए फंक्शनल सिंबल इस तरीके से पी ऑफ एक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकता हूँ, यानी यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स, ठीक है जी, पी ऑफ एक्स। और यहाँ पर ये जो है वो कंप्लीट स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप फिर इस स्टेटमेंट को चेक कर सकेंगे कि ये जो प्रेडिकेट है ये प्रेडिकेट ट्रू रिजल्ट दे रहा है या फॉल्स, या ये जो स्टेटमेंट है, यानी जब आप इनपुट को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्जेक्ट की वैल्यूज़ के अंदर इनपुट कर देते हैं, तो इट मीन्स कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम एक प्रोपोजिशन लॉजिक वाली प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है जी। अब हम आपको फर्दर एग्जाम्पल बताते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे क्लियर हो जाए। अहमद इज़ अ फादर ऑफ अली, एक एग्जाम्पल है, अहमद इज़ अ फादर ऑफ अली, ठीक है जी। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको, अगर आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो ये बात बहुत कॉमन है कि ये जो अहमद है ये बेसिकली एक सब्जेक्ट है, और ये जो आपके पास एक फ्रेज़ है बेसिकली इज़ अ फादर ऑफ अली, ये बेसिकली आपका प्रेडिकेट हो सकता है, ठीक है जी। तो मैं अगर अहमद को एक्स सपोज कर लूँ, क्योंकि अगर मैं अहमद को एक्स ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स इज़ अ फादर ऑफ अली, तो प्रेडिकेट हो जाएगा आपके पास पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली फादर ऑफ एक्स। इसको जो है आप इज़ अ फादर ऑफ अली जो लिखा हुआ है, अगर उसको शॉर्ट करके लिखना चाहें तो उसको आप कह सकते हैं फादर ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर अहमद पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा फादर ऑफ अहमद, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर अली पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा फादर ऑफ अली। पॉइंट मेरा क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली आप इस तरीके से इसको एक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो इसको हम कहते हैं यूनरी प्रेडिकेट्स, ठीक है जी, सिंगल। और फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर जो है वो दो इनपुट वेरिएबल्स हों तो उसे हम कहते हैं बाइनरी प्रेडिकेट्स। अगर तीन इनपुट वेरिएबल्स हों तो उसे कहते हैं टर्नरी प्रेडिकेट्स। इसी तरीके से अगर n इनपुट वेरिएबल्स हो तो एनरी प्रेडिकेट्स हम इसको कहते हैं। तो नॉर्मली ये पॉसिबल है कि हम जो भी एग्जांपल्स पढ़ रहे होंगे उस एग्जांपल्स के अंदर एक इनपुट वेरिएबल हो या मोर देन वन इनपुट वेरिएबल्स हो, तो उसको हम अभी और फर्दर देखते हैं। एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं, वो एग्जांपल है इन द सेंटेंस द डॉग इज़ स्लिपिंग, ठीक है जी, द डॉग इज़ स्लिपिंग। अब इस एग्जांपल के अंदर अगर आप नोट करें ये जो एक पूरा फ्रेज़ है द डॉग डिनोट द सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स कि ये जो है आपके पास सब्जेक्ट है, और ये जो है आपके पास इस स्लिपिंग, ये स्लिपिंग क्या शो कर रहा है, बेसिकली ये प्रेडिकेट को शो कर रहा है। द फ्रेज द डॉग डिनोट द सब्जेक्ट और एंटिटी दैट सेंटेंस इज़ अबाउट। तो ये सब्जेक्ट और एंटिटी कहलाती है, यानी जिसके मुतालिक जो है वो आपका सेंटेंस होता है। द फ्रेज इज स्लिपिंग डिनोट द प्रेडिकेट, इस स्लिपिंग जो है वो बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, प्रेडिकेट को डिनोट कर रहा है। और ये क्या होता है, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज़ ट्रू फॉर द सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट एक प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली किसी सब्जेक्ट के लिए ट्रू होती है या किसी सब्जेक्ट के लिए फॉल्स होती है। तो अगर आप इसे एक प्रेडिकेट फॉर्म करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ स्लिपिंग, एक्स इज़ स्लिपिंग। अब मुझे आप बताएं कि ये जो आपके पास एक प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन ट्रू कब होगी या फॉल्स कब होगी, ठीक है जी। तो ट्रू इस वक्त होगी जब हम एक्स की जगह पर जो है वो फॉर एग्जांपल डॉग को पुट करते हैं इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इस एक्स की जगह पर डॉग लेते हैं, डॉग इज स्लिपिंग, तो इसका मतलब है कि ये प्रोपोजिशन इस सेंटेंस के, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक्स हमारे पास जो है वो एक डोमेन है, और डोमेन हमारे पास काफ़ी, अब अगर आप नोट करें तो इस सेंटेंस का जो रेंज है वो काफ़ी वाइड रेंज हो गई है, इस सेंटेंस की रेंज काफ़ी वाइड हो गई है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे जो है वो सब्जेक्ट्स को इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कन्वेंशन हम ज़रा सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब तक आपको प्रेडिकेट्स की थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा। अभी आप बहुत सारी मैथमेटिकल एग्जाम्पल मैं इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ। तो प्रोपोजिशन लॉजिक बेसिकली डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके मुतालिक कहा जाता है कि वो ट्रू हैं फॉल्स, जबकि प्रेडिकेट के अंदर आप ये करते हैं कि आप जब तक आप किसी ये बेसिकली आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो किसी सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, और जब तक आप उसके अंदर सब्जेक्ट को ऐड नहीं करते हैं आप नहीं बता सकते हैं कि वो प्रॉब्लम जो है, वो स्टेटमेंट जो है या वो जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है या फॉल्स है।
अब प्रेडिकेट के अंदर जो है वो हम सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं, फंक्शनल सिंबल, जो अब तक मैंने अभी आपको बताया। लोअर केस है, ये कन्वेंशन है कि लोअर केस वेरिएबल जो है एक्स वाई जी, इसको हम एज अ सब्जेक्ट और या एंटिटीज़ के तौर पर लेते हैं, यानी ये बेसिकली इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, पी ऑफ एक्स, ठीक है, डोमेन जिसे आप कहते हैं। और इसी तरीके से जो कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर जो है ये बेसिकली प्रोपोजिशनल फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। मिसाल के तौर पर कहते हैं इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आप नोट करें कि ये जो कैपिटल पी है ये बेसिकली इस प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल एक्स जो है इसकी लोअर केस जो इसकी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है या सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पी ऑफ एक्स और कहता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताएं कि पी ऑफ 3 इज़ अ प्रोपोजिशन। तो अगर मैं एक्स की जगह पर 3 पुट करता हूँ तो ये बेसिकली एक प्रोपोजिशन बन जाती है। अब ये प्रोपोजिशन अगर आपके पास बन जाती है और ये लिखा होता है 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि ये जो प्रोपोजिशन है आपके पास ये ट्रू है, फॉल्स है। तो अगर आप नोट करें तो प्रोपोजिशनल कैलकुलस जो थी वो बेसिकली सिंगल डोमेन की बात करती थी, सिंगल सब्जेक्ट की बात करती थी, जबकि जो प्रेडिकेट है वो बेसिकली उसमें जो डोमेन है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, एक वाइड रेंज को वो कवर कर रही होती है। अच्छा जी, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखिएगा। एक एग्जाम्पल है आपके पास पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, और ये इस तरह डिफाइन किया जाता है एक्स गेव वाई द ग्रेड जी, एक्स गेव वाई द ग्रेड जी। अब यहाँ पर देखें बहुत अच्छे ऑप्शंस ये होते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस को अगर आप एक्सप्लेन कर दें, यहाँ पर एक्स वाई और जी का डोमेन डिफाइन कर दें, तो बेसिकली यहाँ पर एक प्रोपोजिशन नहीं बल्कि इनफाइनाइट प्रोपोजिशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स जो है वो बेसिकली अली है, वाई जो है वो बेसिकली आमना है, और जी जो है वो बेसिकली ए है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये प्रोपोजिशन क्या बन जाएगी, ठीक है। ये एक ऐसा प्रेडिकेट है जिसके अंदर 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। अब मैं अगर इन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज असाइन करूं तो ये मेरे पास एक प्रोपोजिशनल सेंटेंस बन जाएगा, एक प्रोपोजिशन बन जाएगा। तो ये प्रोपोजिशन बन जाएगा और सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, अली गेव आमना द ग्रेड ए, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अब इस प्रोपोजिशन से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोपोजिशन उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है जी। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि बेसिकली जो अब तक हमारे पास प्रोपोजिशनल कैलकुलस के अंदर जो स्टेटमेंट होती थी जिसके अंदर कोई इनफाइनाइट या फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं होते थे, जबकि प्रेडिकेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो प्रेडिकेट है वो ट्रू है या फॉल्स है। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल्स, द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज दैट अ वेरिएबल एक्स कैन टेक इज कॉल्ड एक्स यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। मिसाल के तौर पर एक्स की वो पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है जी। ये जो अभी आपने प्रेडिकेट देखा है ना, तो इसमें आप ये देखें द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ दैट अ वेरिएबल एक्स कैन टेक, एक्स की वो पॉसिबल वैल्यूज़ जो किसी प्रेडिकेट के अंदर सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। मिसाल के तौर पर ये बेसिकली एक प्रेडिकेट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स, और यहाँ पर मैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है जी। तो अब आपने मुझे बताना है कि क्या ये सेट ऑफ ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये लिखा हुआ है वी कैन से दैट फॉर ऑल नंबर एक्स, इसको ये भी कह सकते हैं फॉर ऑल नंबर ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, और अगर हम इन शॉर्ट कहना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या हो गया, रियल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट आप असाइन करेंगे ये इनपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से असाइन किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होल नंबर होता तो आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स को इनपुट कर सकते थे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो प्रोपोजिशन है फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए, फॉर ऑल नंबर्स ऑफ एक्स या फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑफ एक्स, इसके लिए ट्रू है या फॉल्स है, बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अंदर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है 1 ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल 1 पुट करते हैं या फॉर एग्जाम्पल -1 पुट करते हैं तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो तमाम के लिए ट्रू है। तो पी ऑफ एक्स जो है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो एक्स के लिए वो जो पॉसिबल इनपुट हैं उसको हम कहते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है जी। यानी ये बात है कि आप एक्स जो है वो कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये होता है एक्स जो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को आप बताते हैं कि ये फॉर एग्जांपल IB के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होता है वो IB के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर ये डिफाइन करते हैं कि एक्स जो है वो बेसिकली यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, यानी स्टूडेंट हैं IB के, तो वो आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बन जाता। यानी इस प्रेडिकेट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो IB के स्टूडेंट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं
कि ये प्रोपोजिशन IBA के स्टूडेंट्स के लिए ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको अब तक ये प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। ये एज सच कुछ भी नहीं है, प्रोपोजिशन ही होती है, लेकिन प्रोपोजिशन के आप यूँ समझ सकते हैं और बहुत ज़्यादा जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है जी, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और उन फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आप इनपुट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो अब हमारे पास प्रोपोजिशन बनी है वो प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इस तरह की मैथमेटिक्स का फ़ायदा ये है कि हम ओपन सेंटेंसेस जो हम अपने प्रोपोजिशन के अंदर, ओपन एक्सप्रेशन जो आप अपने प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर छोड़ दिया करते थे, जिसको हम इजीली मॉडल नहीं कर सकते थे, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा सकते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। जैसे कि इस वर्ड से ही जाहिर है कि क्वांटिफायर्स का मतलब है कि किसी चीज़ को किसी यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बेसिकली किसी चीज़ की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी प्रोपोजिशन लॉजिक का देखें तो मैंने अभी किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस ऐसा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया जिसके अंदर मैं क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ क्वांटिफायर्स की। तो क्वांटिफायर्स बेसिकली इस तरह के सेंटेंस होते हैं, इस तरह के प्रेडिकेट्स होते हैं जिनके अंदर किसी जो वेरिएबल होते हैं उसकी कोई रेंज या कोई क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है। अब ज़रा इसको डिटेल से समझते हैं। व्हेन द वेरिएबल इन अ प्रोपोजिशनल फंक्शन, जो भी हमने पढ़ा है, प्रोपोजिशनल फंक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। व्हेन द वेरिएबल इन अ प्रोपोजिशनल फंक्शन आर असाइंड वैल्यूड, द रिजल्टिंग स्टेटमेंट बिकम अ प्रोपोजिशन। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि किसी प्रेडिकेट के अंदर जैसे ही आप x को इनपुट करते हैं वो एक प्रोपोजिशन के अंदर चेंज हो जाती है विद अ सर्टेन ट्रुथ वैल्यूज। ऑफ कोर्स जब वो एक प्रोपोजिशन बन जाती है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, तो आप उसको इजीली जज कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हाउएवर देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट वे कॉल्ड क्वांटिफिकेशन टू क्रिएट अ प्रोपोजिशन फ्रॉम प्रोपोजिशनल फंक्शन। अच्छा जी, एक और तरीका है आपके पास इसको क्वांटिफाई करने का। एक और तरीका है आपके पास एक प्रोपोजिशन यानी उस प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन में चेंज करने का एक और तरीका ये है कि आप उसके जो वेरिएबल्स हैं उनके वेरिएबल्स को आप क्या करें, क्वांटिफाई कर लें। अब ये कैसे क्वांटिफाई करना है ये भी आपको बताता हूँ। फिर से पढ़ते हैं। हाउएवर देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट वे इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन टू क्रिएट अ प्रोपोजिशन फ्रॉम प्रोपोजिशन फंक्शन। ठीक है जी। Quantification express the extent to which a predicate is true over a range of element। Quantification आपको क्या बताता है? Quantification आपको ये बताता है, ये बेसिकली quantification expresses the extent to which the predicate is true। आपको ये बताता है, एक आपको predicate का वो extent बताता है कि जिस extent के ऊपर वो predicate जो है वो बेसिकली true result आपको दे रही हो, जिसका आंसर true निकले। ठीक है जी, एक वाइड रेंज को डिस्कस कर रहा होता है। In English, the words for example all, some, many, none and few are used for quantification। यानी जिन सेंटेंसेस के प्रीफिक्स के ऊपर या जिन सेंटेंसेस के अंदर ये एटलीस्ट ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इससे ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये वर्ड्स अगर लग जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो वेरिएबल है वो बेसिकली वेरिएबल किसी तरीके से हम क्वांटिफाई कर रहे होते हैं। तो ज़रा जल्दी से मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट करूँ। देखिए जी, प्रेडिकेट्स के अंदर जो आप इनपुट वेरिएबल है जिसके लिए आप यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स डिफाइन करते हैं, तो वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है कि आप अपने वेरिएबल को किसी तरीके से बाउंड कर रहे हैं या किसी तरीके से क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो यही काम बहुत आसानी के साथ जो है वो आप इस क्वांटिफिकेशन की टेक्निक से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसमें आपको फिर डिटेल यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को डिफाइन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कह देते हैं फॉर एग्जांपल, यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स तो आपको बेसिकली डिफाइन करना होगा, लेकिन उस जो प्रेडिकेट के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल को क्वांटिफाई करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। देखते हैं इसको, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। इस डेफिनेशन में आपसे कहा जा रहा है द क्वांटिटी मे बी स्पेसिफाइड इन अ स्टेटमेंट एज ऑल, सम, नन, टू, फ्यू फॉर एक्सेट्रा। The word specific, the quantity are called quantifiers। The words specific, the quantity are called quantifiers। ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली क्या करें, आपको स्पेसिफिक द क्वांटिटी जो है उसको स्पेसिफाई करें। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑल की बात करता हूँ, तो अगर ऑल स्टूडेंट्स को मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जो है वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर जो है वो x है, तो फॉर ऑल x का क्या मतलब होगा, ये आपको बताता है कि स्पेसिफाई करता है किसकी, क्वांटिटी को। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफायर्स कह सकते हैं।
तो ये जो सारे वर्ड हैं ये बेसिकली क्वांटिफाई करते हैं किसको, स्पेसिफाई द क्वांटिटी आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। तो वो जो ये वर्ड है बेसिकली किसी वेरिएबल को क्वांटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करे होते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से हम एक और इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वांटिफायर्स प्रोवाइड अ नोटेशन दैट अलाउ अस टू क्वांटिफाई या काउंट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स satisfy the predicate। फिर से आप पढ़ते हैं इसको। quantifiers provide the notation that allow us to quantify how many objects in the universe of discourse, कि universe of discourse में कितने ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो बेसिकली उस प्रेडिकेट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट है आपके पास x+1 ग्रेटर देन 3 और फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा p ऑफ x। मैं इस तरह एक प्रेडिकेट लॉजिक को यानी प्रेडिकेट सेंटेंस को डिफाइन करता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर x जो है वो आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स हो जाएगा, यानी ये बेसिकली जो डोमेन है या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऑल नंबर्स या ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी। जो x जो है वो ऑल रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। अब बेसिकली मैं अगर यहाँ पर कोई क्वांटिफिकेशन लगाता हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पर कोई क्वांटिफिकेशन लगाता हूँ तो वो क्वांटिफिकेशन इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि x की वो पॉसिबल वैल्यूज़ जो इस प्रेडिकेट्स में सब्स्टिट्यूट की जाए और इस स्टेटमेंट को ट्रू कर रही हों, बेसिकली हम उसको कहते हैं क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर क्या करता है, क्वांटिफायर प्रोवाइड अ नोटेशन, एक नोटेशन प्रोवाइड करता है दैट अलाउ अस टू क्वांटिफाई काउंट how many object in the universe of discourse satisfy the predicate। यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यकीनन सेट ऑफ रियल नंबर्स तो बहुत सारे होंगे, तो वो रियल नंबर्स जो बेसिकली इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। ये पॉसिबल है कि तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई करें। दूसरा केस क्या हो सकता है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तीसरा केस क्या हो सकता है कि सिर्फ एक ही नंबर ऐसा हो जो इस एक्सप्रेशन को, इस ओपन एक्सप्रेशन को या इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करे, ठीक है जी। तो ये आप देख रहे थी। तो बेसिकली क्वांटिफिकेशन क्या करता है, क्वांटिफायर्स क्या करता है, वो आपको एक नोटेशन प्रोवाइड करता है जिसके मुतालिक आप ये गैस कर सकते हैं कि हाँ भाई इस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर से सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं या कुछ एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं या सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली जो क्वांटिफायर्स हैं वो बेसिकली एक नोटेशंस हैं जो अपने आपके वेरिएबल्स को बाउंड करते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर आपका वेरिएबल्स यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स से इन पॉइंट्स पर आपका वेरिएबल सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगेन हम एग्जांपल्स चलते हैं क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए और वो एग्जांपल हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है जी। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर फ्लावर का नाम नहीं लिखा जा रहा। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह रहे कि रोज़ की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यानी तमाम के तमाम फ्लावर्स जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं। फॉर एग्जांपल सम बॉयज़ आर लॉस्ट या सम पीपल्स आर टॉल। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर या अगर आप सब्जेक्ट पर फोकस करें तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो बड़े डिफरेंट हैं और ये जो सारी स्टेटमेंट है अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि ये है प्रेडिकेट्स, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये बात कर रहे हैं ऑल के लिए, ये बात कर रहे हैं सम के लिए, ये भी बात कर रहे हैं सम के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि ऊपर वाली एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, मैं उसी एग्जाम्पल को रीराइट कर रहा हूँ आपके लिए, x+1 ग्रेटर देन 3। अब मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि इसका जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो हम कैसे इसको क्वांटिफायर कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया ये पॉसिबल है कि तमाम की तमाम रियल नंबर्स इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इस प्रेडिकेट का रिजल्ट ट्रू आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि कुछ रिजल्ट्स इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूट किए जाएँ तब इसका रिजल्ट ट्रू हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि सिंगल एक वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तभी इसका रिजल्ट ट्रू आए, ठीक है जी। तो ये पॉसिबल है ये सारी चीज़ें ना। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिफिकेशन की कितनी तरह की टाइप्स हो गई। क्वांटिफिकेशन जो है वो बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स हो गई। अब वो 3 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हो गई। जो फर्स्ट टाइप है क्वांटिफायर्स की उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं ये ये रिफ्लेक्टेड ए कहलाता है बेसिकली, और ये जो सिंबल है ये सिंबल यूज़ किया जाता है फॉर ऑल के लिए, ठीक है जी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे कि ये सिंबल किसके लिए होता है। इस सिंबल को हम कहते हैं फॉर ऑल। और इसी तरीके से एक क्वांटिफायर होता है उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसके लिए हम ये ई जो है वो ई का रिफ्लेक्टेड सिंबल को हम यूज़ कर रहे होते हैं और इसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, राइट।
और इसी तरीके से एक और क्वांटिफायर होता है, इसे हम कहते हैं यूनिकनेस क्वांटिफायर। इसे हम जो है वो ई और जो है वो एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ हम इसको शो करते हैं। बेसिकली ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का है या यूनिकनेस क्वांटिफायर का है वो एक ही बात होती है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब होता है, जैसे कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इन जनरल मतलब ये होता है कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ के लिए वो प्रेडिकेट आपको ट्रू प्रोपोजिशन यानी ट्रू रिजल्ट दे रही होंगी। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब ये होता है कि कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, तमाम वैल्यूज़ ट्रू आंसर नहीं देंगी, बट कुछ वैल्यूज़ जो होंगी वो उस प्रेडिकेट का आंसर ट्रू दे रही होंगी, बाकी फॉल्स भी दे रही होंगी। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक ही वैल्यू है जो बेसिकली इसका आंसर ट्रू देती है और बाकी सब इसका आंसर फॉल्स देती है, तो उसको हम कहते हैं यूनिकनेस क्वांटिफायर। तो अगर आप नोट करें तो ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है या ये जो यूनिकनेस क्वांटिफायर है, ये एक ही तरह की बात है, ठीक है। तो इसको लेकिन आपको भी ज़रा समझाने के लिए मैंने इसको ज़रा सेपरेट करके लिख दिया है। तो अगर एक भी बात कर रहे हो, अगर सिंगल वैल्यू की भी बात कर रहे हो, तो उसको भी आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कह सकते हैं। यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कम से कम एटलीस्ट वन वैल्यू और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अब ज़रा हम बारी बारी इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और इनकी कैसी एग्जांपल्स होती हैं। लेकिन ज़रा लेक्चर का जो मेरा लेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो पहले मैं इसको जो है मैं इस लेक्चर को यहीं पर ब्रेक करता हूँ और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको फर्दर इन तीनों टाइप्स को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो ज़रा जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने प्रेडिकेट्स लॉजिक को डिस्कस किया है। यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन सेंटेंसेस को प्रोपोजिशन लॉजिक के थ्रू हम मैथमेटिक्स में चेंज नहीं कर सकते, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को या ऐसी ओपन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेडिकेट लॉजिक को यूज़ करते हैं। और प्रेडिकेट लॉजिक में क्या होता है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं फाइनाइट नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स हैं प्रेडिकेट के अंदर, और वो फाइनाइट नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स को आप जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्वान्टिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वान्टिफायर्स। तो बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि जो प्रोपोजिशन लॉजिक में जो सेंटेंसेस थे वो बेसिकली डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते थे, जबकि प्रेडिकेट्स के अंदर आप फाइनाइट नंबर्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होता है। ये जो एक्स है बेसिकली इस एक्स को हम कहते हैं डोमेन, और इसकी जो वैल्यू है, जिन वैल्यूज़ इसकी जो वैल्यूज़ जहाँ से असाइन की जाती हैं उसको हम कहते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, राइट। और इसी तरीक़े से आप जो है अगर इस वेरिएबल को किसी तरीक़े से बाउंड कर सकें, तो इसको बाउंड करने का मतलब ये होता है किसी तरीक़े से क्वांटिफाई, अगर ये क्वांटिफाई हो रहा हो कि फॉर एग्जांपल ये जो प्रेडिकेट है ये सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो या कुछ वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो या सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस वेरिएबल को जो है वो बाउंड कर रहे हैं। तो बाउंड करने वाले जो काम होते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस वेरिएबल की, कि आप ये बता सकते हैं कि वो वेरिएबल जो है वो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया कि quantifiers are provide a notation that allow us to quantify and how many objects in the universe of discourse satisfy द प्रेडिकेट। यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर से वो कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो और फिर आपको ये बताया एंड में कि क्वांटिफिकेशन की बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक को हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और एक को हम यूनिकनेस क्वांटिफायर। फॉर ऑल के लिए जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं, फॉर सम वैल्यूज़ के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर या यूनिकनेस क्वांटिफायर। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, चूँकि अभी मैथमेटिक्स हम अभी तक नहीं पहुँचे इसके अंदर, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर को इसी कंटिन्यूशन में आपने देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, ताकि आप क्वांटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट और उसकी एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और लाइक ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट्स लाइक करें, मैं अपने कमेंट्स को बहुत डिटेल से पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।